अंशों का निर्गमन, अपहरण तथा पुनर्निर्गमन। ठीक है, इश्यूज ऑफ फॉरफीचर्स, रीइश्यू। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अंशों के निर्गमन से आप क्या समझते हैं, और एक कंपनी की नकदी के अतिरिक्त अन्य किस प्रतिफल में अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। क्वेश्चन समझो, और क्वेश्चन समझ के आपको आंसर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है कि अंशों का निर्गमन से आप क्या समझते हैं, और क्वेश्चन में एक चीज कह रहा है कि अंशों को नकदी के अतिरिक्त किन किन चीजों पर निर्गमन करा गया है। तो आपने इसमें क्वेश्चन में पढ़े थे, जो हमने आपको क्वेश्चन लगवाए थे, क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन देखा था कि वो कभी कभी क्या कर रहा था, फर्नीचर खरीद रहा था, उसके बदले में क्या कर रहा था, अंश दे दे रहा था। दूसरा क्या कर रहा था, वो कोई जमीन खरीद रहा, कोई प्लॉट खरीद रहा, उसके बदले में वो अंश दे दे रहा है। मतलब नकदी के अतिरिक्त, कैश में तो हम खरीदते ही हैं अंश, कैश के अतिरिक्त हम किस किस में खरीद सकते हैं, तो हम संपत्तियों के रूप में खरीद सकते हैं। किसी और चीज को खरीदने के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपने शेयर को इशू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शेयर को इशू करने का एक ही मकसद है कि शेयर से हमें नकदी प्राप्त हो, पैसा ही प्राप्त हो। तो ऐसा नहीं है, शेयर से पैसे के अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे फर्नीचर खरीदना, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने दुकानदार को शेयर दे दिए। हमें कोई और चीज खरीदना थी, हमें मशीन खरीदना थी, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने उसके बदले में उन्हें शेयर इशू कर दिए। तो नकदी के अतिरिक्त भी शेयर को अन्य चीजों के लिए भी, अन्य चीजों पर भी हम क्या कर सकते हैं, शेयर को इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, अंशों का निर्गमन से आप क्या समझते हैं। तो अंशों का निर्गमन क्यों करा जाता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अंशों का निर्गमन क्यों करा जाता है। कोई भी कंपनी अपने शेयर को इशू क्यों करती है, तो जाहिर सी बात है वो अपने पैसे को, पैसा लाने के लिए, है ना, पैसे के लिए तो करती है। तो अंशों का निर्गमन मूल रूप से किसके लिए करा जाता है, पैसा इकट्ठा करने के लिए करा जाता है। अंशों का निर्गमन मूल रूप से पैसे को इकट्ठा करने के लिए करा जाता है। आप देखो आपकी बुक में कहा है, जनता द्वारा जो पैसा अंश पूंजी के रूप में दिया जाता है, उसके बदले में वो क्या करती है, उसको अंश दे देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अंश का निर्गमन कहते हैं। क्लियर है अंशों का निर्गमन। तो अंशों का निर्गमन के बारे में आपने इसमें पूरा है। तो अंशों का निर्गमन कैसे होता है, तो अंशों को, कंपनी को अंश जारी करने से पहले अधिनियम 2013 के प्रावधान जो सेबी के अनुसार दिए गए हैं उसका पालन करना पड़ता है। सेबी के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 में सेबी के अनुसार जो नियम दिए गए हैं, उसी नियम के अनुसार क्या कर सकते हैं, अंशों का निर्गमन कर सकते हैं। अब अंशों का निर्गमन किस किस चीज पर होता है, क्वेश्चन डालो, अंशों का निर्गमन, हेडिंग डालो अंशों का निर्गमन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब अंशों का निर्गमन किस पर होता है, सबसे पहली हेडिंग लिखो, सम मूल्य पर। सम मूल्य का मतलब क्या है, जब अंशों को उसके अंकित मूल्य पर ही निर्गमन करा जाता है, यानी 10 रुपए का शेयर 10 ही रुपए में इशू करा जाता है, तो ऐसे इशू को हम क्या कहते हैं, सम मूल्य पर इशू कहते हैं। जब कोई शेयर अब उसके अंकित मूल्य पर निर्गमन करा जाता है, अगर पूरा लिखे तो इस तरह लिखेंगे, जब कोई शेयर क्या करा जाता है, उसके अंकित मूल्य पर ही निर्गमन करा जाता है, तो ऐसे निर्गमन को हम क्या कहते हैं, अंशों के सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। क्लियर है। अगला है बट्टे पर निर्गमन, यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है, जब कोई शेयर उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमन करा जाता है। जैसे 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए में इशू करा गया, डिस्काउंट पर शेयर इशू करा जाता है। जब कोई शेयर, कोई अंश उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमन करा जाता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, अंशों का क्या करा, बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। इसी के बाद है प्रीमियम पर निर्गमन। अगला हेडिंग है आपकी प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम पर निर्गमन का मतलब क्या है, प्रीमियम का निर्गमन का मतलब यह है जब कोई शेयर उसके अंकित मूल्य से ज्यादा पर निर्गमन करा जाता है। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में निर्गमन करा जा रहा है। जब कोई अंश उसके अंकित मूल्य से अधिक राशि पर, अंकित मूल्य से भी ज्यादा राशि पर निर्गमन करा जाता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। क्लियर है तीनों चीजें। ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो क्वेश्चन आज हम करके हैं, अब देखो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंशों के हरण से क्या आशय है। अंशों के हरण से क्या आशय है, तो इसका आंसर लिखो,
हाँ बोलो। जब कोई अंशधारी अपने अंशों की किसी याचना का भुगतान नहीं कर पाता है, जब कोई अंशधारी अपनी किसी भी याचना का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उसका पैसा वसूलने का कंपनी के पास दो तरीके होते हैं। अब पहला तरीका लिखो, पहला तरीका यह है, वह दोषी को अंशधारी पर शेष राशि चुकाने के लिए मुकदमा करती है। वह दोषी को शेष राशि चुकाने के लिए मुकदमा करती है। दूसरा लिखो, वह ऐसे अंशों को जब्त कर लेती है। जब्त का मतलब हरण कर लेती है। आ रही बात समझ में? अब लेकिन कंपनी दूसरे उपाय को उपयुक्त समझती है। दूसरा वाला ये अंशों को जब्त कर लेती है, तो लेकिन कंपनी दूसरे उपाय को उपयुक्त समझती है तथा वह अंशों को जब्त कर लेती है। वह अंशों को जब्त कर लेती है। इसी को अंशों का हरण कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हरण से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। कोई भी कंपनी अगर किसी के अंशों को हरण करती है तो हरण करने से पहले वो कम से कम 15 दिन का आपको नोटिस देगी, 15 दिन का टाइम देगी आपको आपके शेयर का पैसा चुकाने के लिए। क्लियर हो गया? अच्छा, अगला देखो क्वेश्चन, अधिकार अंश से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर लिखो, जब कंपनी पुनः अंशों का निर्गमन करती है, जब कंपनी पुनः अंशों का निर्गमन करती है तो वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, तो वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने वर्तमान अंशधारियों के सामने पहले प्रस्ताव रखती है। प्रावधानों के अनुसार अपने वर्तमान अंशधारियों के सामने पहले प्रस्ताव रखती है। इस प्रकार जारी किए गए अंशों को अधिकार अंश कहते हैं। इस प्रकार जारी किए गए अंशों को अधिकार अंश कहते हैं। अधिकार अंश का मतलब समझ में आएगा? देखो इस तरह समझो अधिकार अंश का मतलब क्या होता है। सौरभ इधर देखो, अधिकार अंश का मतलब यह है कि अब हम चारों क्या हैं? किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। किस कंपनी ने क्या करा? मेरे शेयर्स को जब्त कर दिया, मैं याचना नहीं दे पाया, मेरे शेयर को हरण कर दिया। अब कंपनी क्या करेगी? चाहे तो उसे डायरेक्ट मार्केट में उतार दे, लेकिन कंपनी अधिनियम के अनुसार पहले वो आप तीनों से पूछेगी। तुम अगर तुम में से कोई उस अंशों को लेने के लिए राजी होता तो पहले वो आपको देगी, फिर वो अगर आप नहीं लेते तो फिर क्या करेगी? तब वो खुले बाजार में उसको बेचने के लिए उतरेगी, जनता को बेचने के लिए। तो पुनः निर्गमन, अगर पुनः निर्गमन इस प्रकार करा जा रहा है कि हमारे पहले हम किससे पूछ रहे हैं? जो हमारे पहले ही जो अंशधारी उन्हीं से पूछ रहे हैं। आपको तो नहीं चाहिए, अगर उन्हें चाहिए, अगर इस प्रकार से निर्गमन करा तो ऐसे अंशों का निर्गमन को हम अधिकार अंशों का निर्गमन कहते हैं, या ऐसे अंशों को अधिकार अंश कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला है अधिकार अंशों की गणना। अंश, अधिकार अंशों की गणना किस प्रकार की जाती है? तो क्या अंश जो अधिकार अंशों की गणना
करने की जो विधियां हैं वो इस प्रकार है। पहली विधि है उन अंशों को, देखो, उन अंशों का कुल बाजार मूल्य ज्ञात कर किया जाता है। उन अंशों का सबसे पहले क्या करा जाता है, बाजार मूल्य ज्ञात किया जाता है, मतलब इनकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, जिन्हें एक अंशधारी द्वारा रियायती कीमत पर, जिन्हें एक अंशधारी द्वारा रियायती कीमत पर, रियायती मतलब डिस्काउंट पर, समझ आ रहा है या रियायती का मतलब क्या है, डिस्काउंट पर, जिन्हें एक अंशधारी द्वारा रियायती कीमत पर नए निर्गमन से अंशों को प्राप्त करने का अधिकार प्रयोग करने के लिए रखा जाना आवश्यक है। नए निर्गमन के अंशों को प्राप्त करने का अधिकार रखा जाना आवश्यक है। ये जो पिछले क्वेश्चन में आया था, सबसे क्या पहले क्या करेंगे, जो अंश हमारे जब्त हो गए हैं उनका हम क्या करेंगे, क्या हुआ, जो भी हमारे अंश क्या हो गए, हरण करे हमने, जो भी अंश हरण करे सबसे पहले क्या करेंगे, उनका बाजार मूल्य ज्ञात करेंगे, और बाजार मूल्य ज्ञात करने के बाद जो हमारे वर्तमान अंशधारी उनके सामने रियायती मूल्य पर, डिस्काउंट पर उन शेयर को इशू कर देंगे अगर वो लेना चाहें तो अगला बाजार में तो वो फिर आपके ऊपर, आप चाहे डिस्काउंट पर उन्हें बेचो चाहे प्रीमियम पे बेचो। अगला है नए अंशों हेतु, देखो, नए अंश हेतु कंपनी को भुगतान की गई राशि के उपयुक्त कीमत को जोड़िए। नए अंश हेतु कंपनी को भुगतान की गई राशि में उपयुक्त कीमत को जोड़िए। तीसरा वाला है औसत कीमत निकालिए, यानी एवरेज निकालिए। एवरेज वैल्यू क्या है शेयर की, औसत कीमत निकालिए। इसके लिए अंशों की कुल कीमत को अंशों की संख्या से विभाजित किया जाता है। क्या बोला, औसत कीमत निकालिए, इसके लिए अंशों की कुल कीमत को उसकी कुल संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी भाग दिया जाता है। यानी औसत वैल्यू निकालने के लिए समझो, जैसे मान लो 500 रुपए के 50 शेयर हैं, तो औसत वैल्यू हमारी क्या होगी एक शेयर की, 50, 5 गुना 5, 5 दाम 50, 10 रुपए, इस तरह से निकालना, ठीक है, इसे कहते हैं औसत वैल्यू निकालना। अगला क्वेश्चन है अंश पूंजी किसे कहते हैं। तो पूंजी का वह भाग, इसका आंसर होगा पूंजी का वह भाग जो कंपनी अपने अंशधारियों से प्राप्त करती है। पूंजी का वह भाग जो कंपनी अपने अंशधारियों से, पूंजी का वह भाग जो कंपनी अपने अंशधारियों से प्राप्त करती है, ऐसी पूंजी को अंश पूंजी कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी। समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी। क्लियर है? ऐसी पूंजी जो कंपनी के अंशधारियों से प्राप्त होती है उसे अंश, समता अंश पूंजी के नाम से, मतलब उसे अंश पूंजी के नाम से जानते हैं। अंश पूंजी दो तरह से प्राप्त हो सकती है, या तो आप इक्विटी शेयर दे रहे हो या आप प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि समता अंशों और पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा समता अंश किसे कहते हैं, कभी कभी पूछे तब पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, और कभी कह देता समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर होता है। तो सबसे पहले तो समता अंश किसे कहते हैं, ऐसे अंशधारी जो कंपनी के स्वामी होते हैं,
तथा जिनको जो कंपनी के स्वामी होते हैं होते हैं तथा जिनको ऐसी स्थिति में ही लाभांश दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ही लाभांश दिया जाता है जब कंपनी को पर्याप्त लाभ होता है। इन्हें संचालकों की बैठक में वोट देने का अधिकार होता है। मत देने का, वोट यानी वोटिंग करने का अधिकार होता है। हो गया? इन्हें संचालकों की बैठक में वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला पूर्वाधिकार अंश से कहते हैं ऐसे अंशधारी जिनको कंपनी के लेनदार कहा जाता है, जिनको कंपनी के लेनदार कहा जाता है, जिनको एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है तथा समापन के समय सबसे पहले इन्हीं के अंशों का भुगतान किया जाता है लाभांश दिया जाए उसके बाद बोलो। तथा समापन के समय सबसे पहले इन्हीं के अंशों का भुगतान किया जाता है। ऐसे अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंशधारी या और ऐसे अंशों को पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ऐसे अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंशधारी और ऐसे अंशों को पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। हाँ तो क्या लिखता है नहीं एडमिट नहीं बोला हम उसमें देख लेंगे सब आंसर। सौरभ का सही है। हाँ किसका ये लिखता रहता है ये कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा दिक्कत नहीं मैं बोलता ना क्वेश्चन डाले बैठे क्वेश्चन बोला बोलो हम लिख लो मामा देखेंगे छोटे को मैंने टाइम क्लियर हो गया ये? यस सर। अगला लिखो संचित पूंजी किसे कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। क्या बोला? संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं? संचित पूंजी कंपनी की आरक्षित पूंजी का वह भाग होता है। संचित पूंजी कंपनी की आरक्षित पूंजी का वह भाग होता है। आरक्षित पूंजी का वह भाग होता है जिसे कंपनी ने विशेष प्रस्ताव पारित करके जिसे कंपनी ने विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनी के जीवन काल में ना मांगने का निर्णय लिया होता है। ना मांगने का निर्णय लिया होता है। इस पूंजी को केवल कंपनी समापन की दशा में ही मांगा जा सकता है। इस पूंजी को केवल कंपनी समापन की दशा में ही मांग सकती है। अब ऐसी पूंजी जिसको क्या करा जाता है, मतलब आरक्षित पूंजी का एक ऐसा भाग, एक ऐसा टुकड़ा जिसको कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एक विशेष प्रस्ताव पारित करेगी। क्या करेगी? सबसे पहले एक विशेष प्रस्ताव पारित करेगी और इस पूंजी को कंपनी अपने जीवन काल में कभी नहीं मांगेगी।
ये चीज ध्यान रखना, ऐसी पूंजी जिसको कंपनी अपने जीवन काल में, जब तक कंपनी चलती रही, कभी नहीं मांग हुई, केवल समापन के समय मांगती है, जब कंपनी खत्म हो रही होती है, ऐसी दशा में क्या करा जाता है, ऐसी पूंजी को हम क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल कहते हैं। ठीक है, संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वेट समता अंश से आप क्या समझते हैं? क्या? स्वेट, आधा सा, स्वेट, वहां पे मात्रा और टा, स्वेट, स्वेट, समता अंश को आप क्या समझते हैं? स्वेट समता अंश है। मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है किसी का? चार्जिंग पे लगा दो ना, वहां किसका रखा मोबाइल? देखो, स्वेट समता अंशों का मतलब, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 288 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 288 के अनुसार, 288 ऐसे लिखा जाएगा 288 के अनुसार स्वेट समता अंशों से आशय ऐसे अंशों से होता है, उसको अनुसार, स्वेट समता अंशों से आशय ऐसे अंशों से होता है जो कंपनी द्वारा कर्मचारियों को या संचालकों को बट्टे पर निर्गमित किए गए हों या अन्य किसी प्रतिफल, बट्टे पर निर्गमित किए गए हों या अन्य किसी प्रतिफल के रूप में दिए गए हों, या अन्य किसी प्रतिफल के रूप में दिए गए हों। मतलब स्वेट समता अंश कौन से हैं? ऐसे अंश जो केवल संचालकों को मिल सकते हैं या फिर कर्मचारियों को मिल सकते हैं, आम इंसानों के लिए नहीं है ये, या तो कर्मचारी होंगे या संचालक होंगे, लेकिन इनको तो डिस्काउंट पे दिए जाएंगे। कर्मचारियों को कैसे दिए जाते हैं? अब सुनो, कर्मचारियों को, आपने बहुत अच्छा काम करा कंपनी के लिए, आपको स्वेट अंश आपको दे दिए, आपने अच्छा काम करे कंपनी के लिए, आप जब अच्छा काम करते हो, आप कंपनी कोई भी अगर ऐसा काम करती है जिससे कंपनी और ज्यादा प्रॉफिट में आ गई या कुछ कर दिया, अगर आप कर्मचारी हो तो आपको तो फ्री मिलेंगे आपके उस काम के लिए, अन्य प्रतिफल मतलब आपने कोई अच्छा काम कर दिया उसके लिए दिए गए। संचालकों को ऐसे अंश डिस्काउंट पर दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, ये आपका पहले चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके लिखा। मेरे पास का पेपर रखे हो सर, पेपर लिया फॉर्म करा दें, कल जाएंगे, बैठ जाए जाके बैठ रखा ना के बाद आता ना वो पेपर सॉल्व हो जाए, तुमने 20 से 30 नंबर का आंसर करना पड़ेगा। देखो अगला देखो, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 आ गया, चैप्टर नंबर 2 आ गया। पूर्वाधिकार अंश के बारे में लिखा ही चुके हैं, तो उसकी परिभाषा नहीं लिखा है, पूर्वाधिकार अंश के डायरेक्ट प्रकार लिखवाते हैं। अंश के प्रकार, पूर्वाधिकार अंश के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला लिखो, संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचय, ऐसे अंशधारी, ये ऐसे अंश मतलब ऐसे अंशधारी होते हैं, पहले समझ लो कौन होते हैं अंशधारी। ऐसे अंशधारी होते हैं, सपोज करो किसी वर्ष कंपनी को इतना प्रॉफिट प्राप्त नहीं हुआ कि वो पूर्वाधिकारी के अंशधारियों को भी लाभांश दे सके, तो संचयी पूर्वाधिकारी अंशधारियों को, जैसे मान लो किसी संचयी पूर्वाधिकारी अंशधारी को 2500 रुपए का लाभांश मिलता है, हर साल 2500 का लाभांश मिलता है। अब कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो इसको भी 2500 रुपए नहीं देगी, लेकिन जब कभी भी उसको इन फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो ये वाले ऐड करके भी उसको देगी। तो ऐसे अंशधारी जिनको उसके पिछले लाभांश पाने का भी अधिकार होता है, उसे संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं।
अब इसको डेफिनेशन में लिख लो। इन अंशों पर यदि किसी वर्ष लाभांश नहीं दिया जाता है, इन अंशों पर यदि किसी वर्ष लाभांश नहीं दिया जाता है तो उस वर्ष का लाभांश संचित हो जाता है, यानी रिजर्व हो जाता है। तो उस वर्ष का लाभांश संचित हो जाता है। नहीं दिया जाता है तो उस वर्ष का लाभांश संचित हो जाता है, यानी रिजर्व हो जाता है। तथा अगले या जब भी कंपनी को अधिक लाभ होता है तो वह पिछला लाभांश भी चुका देती है। तो वह पिछला लाभांश भी चुका देती है। ये हो गया। अब अगला लिखो संचयी पूर्वाधिकारी अंश। इसी की है ना ये तो। हाँ ठीक है। अगली है असंचयी पूर्वाधिकारी अंश, बिल्कुल इसके उल्टे। असंचयी पूर्वाधिकारी अंश बिल्कुल संचयी पूर्वाधिकारी अंश के उल्टे होते हैं। अब उल्टे कैसे होते हैं ये? जैसे इसमें क्या था, जिस वर्ष उसे लाभांश नहीं प्राप्त हुआ उस वर्ष नहीं दिया गया, लेकिन जिस वर्ष कंपनी को ज्यादा लाभांश प्राप्त हुआ उस वर्ष उसने पिछले साल का भी दे दिया। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जिस वर्ष लाभांश प्राप्त हो रहा है उस वर्ष का रखो, फिर अगर फिर रह गया तो कभी अगले सालों में नहीं दिया जाएगा। आपका कोई भी डिविडेंड कभी भी वो रिजर्व नहीं करती है। जिस वर्ष प्राप्त हुआ उस वर्ष का लो, जिस वर्ष नहीं हुआ उस वर्ष उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है तुमसे। ठीक है, देखो ऐसे अंशों पर पिछले वर्ष का लाभांश नहीं दिया जाता है, ना ही अंशधारी द्वारा इसकी मांग की जा सकती है। पिछले वर्ष का लाभांश नहीं दिया जाता है और ना ही अंशधारी द्वारा इसकी मांग की जा सकती है। ऐसा नहीं है शेयर वाले शेयर होल्डर खड़े हो जाएगा, नहीं लाओ दो हमारा, तो ऐसा नहीं है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। भागीदारी पूर्वाधिकार अंश। भागीदारी पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंशधारियों को, ये क्वेश्चन था नहीं इसी प्रकार चलना है। इस तरह ऐसे अंशधारियों को अतिरिक्त लाभ में से भी लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐसे अंशधारियों को अतिरिक्त लाभांश में से भी लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। जैसे मान ऐसे समझ लो, ऐसा अंशधारी है जिसको हर वर्ष 5,000 रुपए का लाभांश देती कंपनी। ठीक है, भागीदारी अगर पूर्वाधिकार अंशधारी है तो इसको जैसे मान लो किसी वर्ष कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो ऐसा हो सकता है कि वो 5 की जगह 5500 का दे दे। ये होते हैं भागीदारी को, मतलब अगर ज्यादा लाभांश मिल गया, ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी कुछ ज्यादा इनको दे देती है। लेकिन अगले को अभागीदार पूर्वाधिकार अंश, अभागीदार पूर्वाधिकार अंश सेम इसके उल्टे। अभागीदार पूर्वाधिकार अंश धारी, ऐसे अंशधारियों को अतिरिक्त लाभ में से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। मतलब अगर तुम्हें 5,000 रुपए का लाभांश मिल रहा है तो सिर्फ 5,000 का मिलेगा, चाहे कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, कोई मतलब नहीं। तुम्हें लॉस हो जाए तो भी तुम्हें इतना ही मिलेगा। अगला देखो शुद्ध पूर्वाधिकार अंश। क्या बोला था? नहीं मिलेगा। ऐसे लिखो, ऐसे पूर्वाधिकार, ऐसे अंशधारियों को अतिरिक्त लाभ में से लाभांश नहीं दिया जाता है। अतिरिक्त लाभ में से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता या लाभांश नहीं दिया जाता है, जो चाहो। अगला है शुद्ध पूर्वाधिकारी अंश।
लिखो, ऐसे अंशों का शोधन, ऐसे अंशों का शोधन कंपनी एक निश्चित तिथि के बाद कर देती है। ऐसे अंशों का शोधन कंपनी एक निश्चित तिथि के बाद कर देती है। जो भी तिथि हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने साल के होते हैं आप क्या पूर्वाधिकारी है, उसके बाद आपका पैसे का क्या हो जाता है, आपका पैसा वापस मिल जाता है। ठीक है, अगला लिखो अशोध पूर्वाधिकार अंश। ऐसे अंशधारियों का शोधन कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है। ऐसे अंशधारियों के अंशों का शोधन कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है, केवल समापन पर ही करती है। ऐसे अंशों का शोधन कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है, केवल समापन के वर्ष ही करती है। हो गया। अगले को परिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश। क्या है? मेरे मते में शॉर्ट लिख रहा हूं, मैं अंडरलाइन लिखा हमारा मुझे बहुत बोला है कि बहुत पावर देखो परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश जिनका एक समय के बाद समता अंशों में परिवर्तन कर दिया जाता है। समझ में आया? आपने प्रेफरेंस शेयर लिए थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद कंपनी आपके शेयर को समता अंशों में, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देती है। क्या बोला है? ऐसे अंशों को कंपनी एक निश्चित तिथि के बाद समता अंशों में परावर्तित कर देती है। इसके बाद अगला हो जाएगा अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, जिनका परिवर्तन कंपनी कभी भी पूर्व समता अंशों में नहीं करती है, किसी समय के बाद समता अंशों में कर देती है। अगला अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, ऐसे अंशों का शोधन कंपनी, क्या बोला सर? अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, ऐसे अंशों ऐसे अंशों का शोधन कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है। मतलब ऐसे अंशों को कभी भी आप कन्वर्ट नहीं करा सकते हो समता अंशों में, इक्विटी शेयर में।